दोस्तों 2014 में जब मोदी जी पहली बार पीएम बने तो उनके स्मार्ट सिटीज वाले आइडिया से पूरा देश एक अलग ही जोश से भर गया था। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। नमस्कार दोस्तों, बजर बट्टू के इस धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। सरकार का प्लान था 100 स्मार्ट सिटीज बनाकर देश का हुलिया बदलने का। उस वक्त बात ये थी कि इन शहरों में एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी हाई टेक चीजें होंगी। सपना कुछ ऐसा था कि सड़कों पर ना तो गड्ढे होंगे और ना ही ट्रैफिक जैम्स की चिकचिक, यानी हमारे शहर बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के टक्कर के होंगे। इस पूरे मिशन की अप्रोच ये थी कि सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी भी आसान हो, गरीबों को सस्ते घर मिले और आने जाने के लिए बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। साथ ही शहरों से कूड़े के ढेर और सीवर ओवरफ्लो जैसी बीमारियां खत्म हो और सबको पीने का साफ पानी मिले। हैरानी की बात तो यह है कि करीब 1.64 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद सरकार का दावा है कि 94% प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। पर अफसोस, आज भी हमारे स्मार्ट सिटीज की जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। चाहे ट्रेन्स हो या फ्लाइट्स, शहरों की रफ्तार जैसे रुकी हुई है। आज भी लाखों लोग घंटों ट्रैफिक जैम्स में फंसे रहते हैं, जिससे न सिर्फ उनका कीमती वक्त बर्बाद होता है बल्कि फ्यूल का भी भारी नुकसान होता है। सच तो यह है कि जमीन पर कोई खास डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हमें फिर से सोचने की जरूरत है कि आखिर स्मार्ट होने का असली मीनिंग क्या है, क्योंकि कुछ भी सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। सब कुछ पहले जैसा ही है। हालत यह है कि आज भी मुंबई में एक भारी बारिश होते ही फ्लड्स आ जाते हैं। बेंगलुरु में महज 10 किलोमीटर का सफर तय करने में आज भी 2 घंटे लग जाते हैं। और दिल्ली की हवा तो इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी है कि वहां सांस लेना दिन में 20 से भी ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर है। और यही सबसे बड़ी आयरनी है, आज भारत $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है और हम जर्मनी और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारा एक भी शहर इन देशों के शहरों के आसपास भी नहीं टिकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर स्मार्ट सिटी मिशन का क्या हुआ, और क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक थी या वाकई में इसकी अप्रोच मीनिंगफुल थी। अगर ये मिशन इतना प्रॉमिसिंग था तो सरकार इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाई। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें स्मार्ट सिटी मिशन के इस फेलियर से क्या सबक सीखना चाहिए। सबसे पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वो है इस स्मार्ट सिटी मिशन के पीछे का ऑब्जेक्टिव। और सच कहूं तो ये वाकई एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। आज भारत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैराडॉक्स का सामना कर रहा है, जिसे हम अर्बन रूरल इम्बैलेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मुंबई और बिहार को ही देख लीजिए। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, इसलिए लाखों लोग नौकरी की तलाश में यूपी और बिहार से मुंबई की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। और आजादी के बाद से यही सिलसिला चल रहा है। अब देखिए, जहां मुंबई में बिजनेस फल फूल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के गांव इस माइग्रेशन की वजह से अपनी पूरी पीढ़ियां खो रहे हैं। इससे एक विशियस सर्कल यानी दुष्चक्र बन जाता है। बिहार में कम लोग यानी कम इन्वेस्टमेंट। कम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं तो कोई रोजगार नहीं, और आखिर में रोजगार की कमी की वजह से माइग्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर वहां कोई सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं होगी तो बिहार राज्य बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, जबकि मुंबई जमकर पैसा कमा रहा है। हकीकत तो यह है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अकेले मुंबई की जीडीपी $277 बिलियन है, जबकि पूरे बिहार राज्य की, जी हाँ, मैं पूरे बिहार राज्य की बात कर रहा हूँ, जीडीपी सिर्फ $130 बिलियन है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भारत का सिर्फ एक शहर प्रैक्टिकली एक पूरे राज्य से 2 गुना प्रोडक्शन कर रहा है। और सबसे बड़ी आयरनी, साल 2000 तक बिहार के पास कोयला का सबसे बड़ा भंडार था। यहाँ जेम्स यानी रत्नों का भी बड़ा खजाना है। और यहाँ तक कि भारत के गोल्ड रिजर्व्स का
57% हिस्सा भी यही मौजूद है। अब इस तरह की सिचुएशन से हमें दोहरा नुकसान होता है। एक तरफ तो मुंबई जैसे शहर हैं जो ओवर क्राउडिंग, आसमान छूती रियल एस्टेट की कीमतों और टेरिबल क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से दम तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के गांव और छोटे छोटे शहर एक एडवर्स क्राइसिस में फंसे हुए हैं, जहां अंडर डेवलपमेंट है, कोई रियल अपॉर्चुनिटीज नहीं है और पूरी इकोनॉमी बस जैसे तैसे रेंग रही है। और इससे एक विशियस सर्कल बन जाता है। बिहार में जो टैलेंटेड और प्रतिभाशाली लोग हैं वो बाहर माइग्रेट कर जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन होता है। इसकी वजह से वहां की लोकल इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कफोर्स खोजने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि टैक्स रेवेन्यू बहुत कम आता है और जो अंत में वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पूरी तरह से रोक देता है। बिहार की पर पर्सन जीडीपी आज मात्र 68,000 रुपए प्रति वर्ष है, जबकि मुंबई की पर पर्सन जीडीपी 6,40,000 रुपए पर ईयर है। इसका सीधा मतलब यह है कि मुंबई का एक एवरेज पर्सन बिहार के एक एवरेज पर्सन की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। यही वो अर्बन रूरल इम्बैलेंस है जो मुंबई जैसे शहरों और बिहार जैसे राज्यों दोनों के लिए बहुत बुरा है। और अगर आप इस चैलेंज के पैमाने को देखें तो ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। आज करीब 35% इंडियन शहरों में रहते हैं और 2030 तक ये आंकड़ा 40% तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास 600 मिलियन अर्बन रेजिडेंट्स होंगे। क्या आप जानते हैं कि ये पॉपुलेशन अमेरिका की जनसंख्या से डबल और 27 यूरोपियन कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। यही वो ठोस रीजन है जिसकी वजह से जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून 2015 को इस एम्बिशियस प्रोग्राम यानी 100 स्मार्ट सिटीज मिशन का शुभारंभ किया। हालत यह है कि दिल्ली आज दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में इतनी शिद्दत से टॉप पर है जैसे ये कोई बैज ऑफ ऑनर हो। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस स्मार्ट सिटी मिशन का हुआ क्या और हम अब इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले तो 3 रीजंस की वजह से नए शहरों का डेवलपमेंट इकोनॉमिकली अनस्टेबल साबित हुआ। नंबर 1, केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए एडिक्वेट फंड्स एलोकेट ही नहीं किए। जहां 5 सालों का टोटल प्लान्ड सेंट्रल मिशन सपोर्ट 48,000 करोड़ था, वहीं पहले 3 सालों के लिए टोटल एस्टिमेटेड बजट 15,000 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा था। और जो बात बिल्कुल चौंकाने वाली है वो ये थी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को 99 शहरों की पहली किस्त के लिए 13,646.3 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन रियलिटी में बजट एस्टिमेट लेवल पर केवल 3,989.5 करोड़ रुपए ही एलोकेट किए गए। बेसिकली हमने एक मीडियम साइज के फ्लाईओवर के बजट के साथ ये 100 स्मार्ट सिटी रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। इससे भी मजेदार बात पता है क्या है? यहाँ तक कि केंद्र द्वारा शहरों को सक्सेसफुली जारी किया गया बजट भी असल में ठीक से खर्च नहीं किया जा रहा था। एग्जाम्पल के लिए दिसंबर 2017 तक मिशन के तहत 60 सेलेक्टेड सिटीज को 9,860 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन इन फंड्स में से केवल 645 करोड़ का ही यूटिलाइजेशन किया गया था। यानी हकीकत में सिर्फ 7% ऑफ टोटल फंड्स का ही उपयोग हुआ। और आप जानते हैं कि रांची और अंडमान पर कितना पैसा खर्च किया गया? इन दोनों जगहों पर सिर्फ 35 लाख और 54 लाख रुपए खर्च किए गए। अब आप ही सोचिए, एजेंसियों ने इतने कम पैसों का क्या किया होगा? आप 50 लाख रुपए में तो एक टेलीकॉम टावर भी खड़ा करके उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकते, और यहाँ हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आमतौर पर सरकारों के सामने बजट की कमी की समस्या होती है, लेकिन यहाँ पैसा एलोकेट तो किया गया था पर खर्च नहीं हुआ। तो आखिर सरकार इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाई? सुनने में ये थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन इसकी असली वजह है हमारी तीसरी समस्या। मिशन लॉन्च होने के 3 साल बाद स्टैंडिंग कमिटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट ने बताया कि ज्यादातर आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स अभी भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की स्टेज में ही अटके हुए थे। मतलब 3 साल बाद भी वो सिर्फ कागजी तैयारी ही कर रहे थे और समय पर रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई।
शायद इस काम के लिए पुणे यूनिवर्सिटी के उन इंजीनियरिंग छात्रों को रख लिया गया था जिन्हें पता ही नहीं होता कि डेडलाइन पर रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि पहले तो पैसा कम पड़ रहा था और जो पैसा अलॉट हुआ उसे भी कोई यूटिलाइज नहीं कर पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही तैयार नहीं थी। तो सरकार ने सोचा चलो कुछ और ट्राई करते हैं। नए शहर बसाने के बजाय उन्होंने तय किया कि हम रेट्रोफिट मॉडल का इस्तेमाल करके मौजूदा शहरों को ही अपग्रेड करेंगे। इसके बाद सरकार ने दो नई चीजें पेश की जो सच कहें तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सलूशन लग रही थी। पहली चीज थी स्पेशल पर्पस व्हीकल और दूसरी चीज थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एसपीवी या स्पेशल पर्पस व्हीकल को इसलिए बनाया गया था ताकि ब्यूरोक्रेसी को बाईपास किया जा सके और काम तेजी से हो, लेकिन इसने और भी भयानक समस्याएं पैदा कर दी। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को तो कमाल करना चाहिए था, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स तो जैसे इस खेल में शामिल होना ही भूल गए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सरल शब्दों में रेट्रोफिट का मतलब है पुराने शहरों को पूरी तरह से एक नया रूप देना। इसके लिए नए शहरों को नए सिरे से बनाने के बजाय सरकार ने कहा कि हम उन शहरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो पहले से ही मौजूद हैं। ये काफी सेंस बनाता है ना? सरकार का प्लान ये था कि वो इन शहरों की सड़कों, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को अपग्रेड करेंगे और उन्हें स्मार्ट सिटीज में बदल देंगे। इस काम के लिए पहला बड़ा दांव था स्पेशल पर्पस व्हीकल। एसपीवी असल में हर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई अलग अलग कंपनियां हैं। इनका मुख्य काम ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों को खत्म करना और काम पूरा करना है। उदाहरण के लिए भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक म्युनिसिपल कंपनी है, सामान्य म्युनिसिपल ब्यूरोक्रेसी में फंसे बिना सीधे टेंडर्स को जारी करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करती है और प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करती है। दूसरी तरफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फाइनेंशियल चैलेंज हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस अरेंजमेंट में सरकार निजी कंपनियों को जमीन और मदद देती है, जबकि प्राइवेट कंपनीज अपना पैसा, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज लेकर आती हैं। जब सरकार और प्राइवेट कंपनियां रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती हैं, तो प्रोजेक्ट्स पर फाइनेंशियल प्रेशर कम पड़ता है और वो बहुत तेजी से पूरे हो जाते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का बेहतरीन एग्जाम्पल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। अब सरकार का दावा है कि ये स्ट्रेटजीज स्मार्ट शहरों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 100 शहरों में 1.64 लाख करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ 8,000 से ज्यादा मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सरकार तो यहाँ तक कह रही है कि 90% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। सुनने में बहुत इंप्रेसिव लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत देखकर इसका बिल्कुल उल्टा ही नजर आता है। आज भी शहरों में डिवास्टेटिंग फ्लड्स तबाही मचा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, इमारतें ढह रही हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित है। यही वजह है कि आज कई लोग स्मार्ट सिटी मिशन को एक फेल्ड मिशन कहने लगे हैं और शायद यही ग्राउंड रियलिटी भी है। 100 शहरों में से लगभग 18 शहरों ने ही वाकई में अपने प्लान्ड प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। बाकी 82 शहरों की डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी कई जगह काम जमीन पर कंप्लीट नहीं हो सका और जो प्रोजेक्ट्स पूरे भी हुए उनमें से ज्यादातर सिर्फ सरफेस लेवल के दिखावटी बदलाव थे। उदाहरण के लिए जयपुर में पुराने शहर के दरवाजों को ब्यूटीफाई करने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज वो दरवाजे अभी से टूटने लगे हैं। इसी तरह एक पार्क को ठीक करने में 76 लाख रुपए खर्च किए गए, जहां आज एक बंद फाउंटेन और 0 वर्किंग सीसीटीवी कैमरास के अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी आयरनी जानते हैं क्या है? ये सब तामझाम करते समय शहर की जो सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थी, जैसे ट्रैफिक, ओवरक्राउडिंग, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम और अफोर्डेबल हाउसिंग, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। 2017 में पटना स्मार्ट सिटी की प्लानिंग शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य 2,776 करोड़ की लागत से 44 प्रोजेक्ट्स को पूरा करना था। लेकिन सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पटना स्मार्ट सिटी ना तो मॉडल से और ना ही सरकारी स्कीमों से एक्सपेक्टेड फंड्स जुटा पाई और नतीजा ये हुआ कि 2022 तक प्रोजेक्ट्स की संख्या 44 से घटकर सिर्फ 29 रह गई और बजट 2,776 करोड़ से गिरकर मात्र 980 करोड़ रह गया। सरल शब्दों में कहें तो पटना स्मार्ट सिटी के ओरिजिनल विजन का
2/3 हिस्सा खत्म करना पड़ा। और यहीं पर हमें म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस की इनकॉम्पिटेंस देखने को मिली। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हर शहर को एक साथ मोबिलिटी, ई गवर्नेंस, एनर्जी, एजुकेशन जैसे प्रोजेक्ट्स का एक भारी भरकम बंडल थमा दिया गया और असली समस्या यहीं से शुरू हुई। अब भले ही ये प्रोजेक्ट्स कागजों पर बहुत शानदार थे, लेकिन नगर निगम की संस्थाएं इन्हें चलाने के काबिल ही नहीं थी। उनके पास ना तो पर्याप्त मैन पावर थी, ना ही सही सिस्टम्स और ना ही कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी। तो हुआ ये कि 100 स्मार्ट सिटीज में से 46 ऐसे छोटे शहर थे जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से भी कम थी। अब सोचिए, इन छोटे शहरों से ये उम्मीद की गई कि वो इन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करें। इसके बाद एरिया बेस्ड डेवलपमेंट शुरू किया गया। इसका मतलब ये था कि हर शहर एक छोटा सा नेबरहुड यानी कि मोहल्ला चुनेगा और उसे एक मॉडल स्मार्ट लोकेलिटी में बदल देगा, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि एक स्मार्ट सिटी कैसी दिख सकती है। ये सो कॉल्ड मॉडल एरिया आमतौर पर पूरे शहर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता था। नतीजा ये निकला कि जहां एक मोहल्ले को मॉडर्न रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स और फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, वहीं शहर के बाकी बड़े हिस्से बिल्कुल वैसे ही अनटच्ड और इग्नोर्ड छूट गए जैसे वो पहले थे। तो यदि आप एक सरकारी अधिकारी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया हमें बताएं, क्या स्मार्ट सिटी मिशन वास्तव में सफल हुआ या हम इसे गलत तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि यदि हमारा नजरिया गलत है तो हम वो रियल पिक्चर देखना चाहेंगे कि वास्तव में सरकार को कहाँ सफलता मिली। और यदि आप इन स्मार्ट सिटीज में से किसी एक के निवासी हैं, तो कृपया एक कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि क्या आपका शहर वास्तव में स्मार्ट बन गया है या नहीं। एक तस्वीर क्लिक करें और हमें इंस्टाग्राम पर टैग करें। यह है भारत के स्मार्ट सिटी मिशन की कहानी, और ये कहानी हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन सिखाती है। लेसन नंबर 1, अगर हम वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत लोकल गवर्नमेंट से करनी होगी, जिससे कि सरकारें वास्तव में उन शहरों में जो कुछ भी हो रहा है उसे कंट्रोल कर सकें। लेसन नंबर 2, स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब सिर्फ सीसीटीवी कैमरास लगाना या ऐप लॉन्च करना नहीं है। पहली प्रायोरिटी बुनियादी बातें यानी बेसिक्स होने चाहिए, जैसे वाटर सप्लाई, सीवेज, रोड्स, स्ट्रीट लाइटिंग और वेस्ट मैनेजमेंट। यदि ये बेसिक सर्विसेज ही फेल हो जाती है तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं रहेगी। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकों के रूप में हमें सरकारों की कैंपेनिंग के पार देखना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम वास्तव में दुनिया के सामने ये कहने वाले लोगों का पहला समूह होंगे कि भारत सफल है। दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। हमारी रिसर्च टीम ने इस पर बहुत मेहनत की है, और अगर आपने इस एपिसोड से कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं, और इस तरह के और इंसाइटफुल केस स्टडीज के लिए कृपया हमारे चैनल बजर बट्टू को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई डिटेल्ड रिसर्च के साथ।